सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, अपन पहला पाठ पढ़ रहे थे मानव भूगोल की प्रकृतियों विषय क्षेत्र, और इसमें अपन ने पढ़ा था कल कि 2 अंक के प्रश्न अपने आएंगे। जो इकाई फर्स्ट में अपना क्या पहला पाठ है, और 2 अंक के जो प्रश्न आएंगे वो 1-1 नंबर के क्या आएंगे। अति लघुतरात्मक परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कल अपन ने मानव भूगोल का अर्थ पढ़ा था कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल की अपन ने परिभाषाएं पढ़ी थी। 2 परिभाषाएं अपन ने पढ़ी, वो याद रखनी है, फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सैम्पल के अनुसार। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता अपन ने पढ़े थे, फ्रेडरिक रेडजेल हैं जर्मनी के। रेडजेल की प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपी ज्योग्राफी अपन ने पढ़ी थी। और उसके बाद देखें तो अपन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों के बारे में चर्चा की थी कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, बहुत बड़ा व्यापक है। हंटिंगटन के अनुसार अपन ने 2 क्षेत्र पढ़े थे, उन्होंने बताए थे, एक मानवीय अनुक्रिया और एक भौतिक दशाएं। और विषय क्षेत्र में अपन ने जनसंख्या, संसाधन, दूसरे प्रदेशों से संबंध, सांस्कृतिक वातावरण, ये समायोजन और संगठन, नियोजन और संगठन, ये अपन ने क्या पढ़े थे, विषय क्षेत्र पढ़े थे। आज देखिए अपन मानव भूगोल की कुछ विचारधाराओं के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी जैसे ही मानव भूगोल का अपन ने पढ़ा था, विकास हुआ कौन सी शताब्दी में माना जाता है, 18वीं शताब्दी से मानव भूगोल का क्या माना जाता है, विकास माना जाता है। तो उसके बाद देखिए तो अलग अलग देशों में देखें भूगोलवेत्ता आए, और उन्होंने अपने अपने अनुसार क्या रखी, विचारधाराएँ रखी। उसमें सबसे पहली विचारधारा है अपनी निश्चयवाद या नियतिवाद। देखिए, निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा वाले जो भूगोलवेत्ता थे वो क्या कहते थे, इसमें ये माना गया कि मानव और प्रकृति में देखें, जैसे मानव और प्रकृति बीच संबंध है, तो जो भी क्रियाकलाप होंगे इसमें प्रकृति को क्या माना गया, अधिक शक्तिशाली माना गया है। यानी मानव जो भी क्रियाकलाप करेगा, जो भी यहाँ पर क्रिया करता है, तो मानव की तुलना में देखें तो प्रकृति क्या है, अधिक शक्तिशाली है। यानी प्रकृति को क्या माना गया है, प्रकृति का क्या माना गया, मानव पर नियंत्रण माना गया। यानी किसी भी प्रकार से देखें तो प्रकृति यहाँ चाहे वैसा क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ये कहते हैं निश्चयवाद वाले या नियतिवाद वाले। यानी जो भी अपन क्रियाकलाप करते हैं स्वतंत्र रहकर यहाँ पर मानव पृथ्वी के साथ करेगा, पृथ्वी की जो क्रियाएं घटनाएं उनका प्रभाव क्या पड़ता है, मानव पर पड़ता है। लेकिन इन दोनों में अगर शक्तिशाली देखा जाए, जो निश्चयवाद ये नियतिवाद वाले, वो किसको अधिक महत्व देते हैं, प्रकृति को अधिक महत्व देते हैं कि प्रकृति मानव की तुलना में क्या अधिक शक्तिशाली है, और प्रकृति जैसा चाहे वैसा यहाँ पर क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। और इस विचारधारा के जो प्रतिपादक या समर्थक माने वो कौन माने जाते हैं, फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है, जो अपन ने आधुनिक मानव भूगोल के क्या पढ़े थे, जन्मदाता भी पढ़े थे। तो फ्रेडरिक रेडजेल नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा के क्या हैं, समर्थक हैं। और इस विचारधारा में देखें तो मानव को क्या माना गया, अधिक शक्तिशाली माना गया प्रकृति की अपेक्षा। यानी मानव जैसा चाहे वैसा यहाँ पर परिवर्तन कर सकता है। उसके बाद दूसरी विचारधारा आई संभववाद। देखिए, संभववाद देखें तो मानव और प्रकृति के बीच का एक मार्ग मान सकते हैं। यानी संभववाद वाले जो विचारधारा समर्थक थे वो ये मानते कि मानव क्या प्रकृति से अधिक शक्तिशाली है। यानी मानव जैसा चाहे वैसा क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। देखिए, दोनों विचारधाराओं में अंतर है। निश्चयवाद या नियतिवाद वाले तो विचार क्या कहते हैं कि प्रकृति अधिक शक्तिशाली है मानव की तुलना में, और संभववाद वाले क्या कहते हैं, मानव क्या है, अधिक शक्तिशाली है। और मानव और प्रकृति के संबंधों में देखा जाए तो जो भी घटनाएं क्रियाकलाप यहाँ होते तो मानव उस पर क्या रखता है, प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता है। यानी मानव क्या है, स्वतंत्र है, और मानव जैसा चाहे वैसा यहाँ पर क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है अपनी जो क्रियाकलाप है, घटनाओं उनके माध्यम से। तो संभववाद वाले किसको अधिक शक्तिशाली मानते हैं, मानव को अधिक शक्तिशाली मानते हैं प्रकृति की अपेक्षा। यानी छोटा प्रश्न आएगा 1 नंबर का कि निश्चयवाद में किसको शक्तिशाली माना गया, या संभववाद में शक्तिशाली किसको माना गया, या निश्चयवाद के समर्थक कौन है और संभववाद के समर्थक कौन है। तो ये संभववाद की जो विचारधारा दी थी वो किसने दी थी, फ्रांस के थे एक विचारक भूगोलवेत्ता, और उनका नाम है विडाल डी लाब्लास। इन्होंने देखे तो संभववाद की क्या रखी थी, जो विचारधारा रखी थी, इसके क्या माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते विडाल डी लाब्लास। तो यह ध्यान रखना है, संभववाद विचारधारा के प्रणेता तो कौन है, विडाल डी लाब्लास। और इसमें मानव को अधिक शक्तिशाली माना गया प्रकृति की अपेक्षा।
और निश्चयवाद या नियतिवाद में देखें तो प्रकृति क्या अधिक शक्तिशाली है मानव की अपेक्षा, ठीक है। और वो निश्चयवाद या नियतिवाद के समर्थक कौन है? रेटजेल, जो आधुनिक मानव भूगोल के क्या है, जन्मदाता भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक नई विचारधारा नव निश्चयवाद या जिसको नव नियतिवाद भी कहते हैं। देखिए नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद, देखिए नव निश्चयवाद या नव नियतिवादी वाले क्या कहते हैं कि इसमें ये बताया गया कि न तो मानव शक्तिशाली है न प्रकृति शक्तिशाली है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में क्या है, स्वतंत्र, और दोनों क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। यानी एक का किसी पर क्या क्या नहीं है, आधिपत्य या नियंत्रण नहीं है, ठीक है। यानी दोनों के बीच का मार्ग मान सकते हैं, न तो मानव को इसमें शक्तिशाली माना गया है और न क्या माना गया, प्रकृति को अधिक शक्तिशाली माना गया है। ये है नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद विचारधारा, और इसको रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि रुको और जाओ विचारधारा के नाम से कौन सी विचारधारा को जाना जाता है, तो वो कौन सी है, नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद। यानी इसको रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, अमेरिका के ग्रिफिथ टेलर थे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है 1 नंबर का कि नव नियतिवाद विचारधारा या नव निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, ग्रिफिथ टेलर थे। तो अच्छे से देखना है, नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद वाले क्या कहते हैं कि न तो मानव अधिक शक्तिशाली है न प्रकृति अधिक शक्तिशाली है, बल्कि दोनों के बीच का मार्ग है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में क्या है, स्वतंत्र है। मानव भी परिवर्तन कर सकता है, प्रकृति भी क्या अपने क्षेत्र में क्या है, शक्तिशाली है। तो ये विचारधारा उसके बाद उजागर हुई, नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद, और इसको रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके समर्थक देखें, वो प्रतिपादक देखें तो कौन थे, अमेरिका के ग्रिफिथ टेलर थे। तो ये अपन ने 3 प्रमुख विचारधाराएं पढ़ी है मानव भूगोल की। तीनों में से 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि निश्चयवाद या नवनीतिवाद विचारधारा में किसको शक्तिशाली माना गया, या नव निश्चयवाद वो निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन है, या फिर दूसरा संभववाद में किसको अधिक शक्तिशाली माना गया, और संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। उसके बाद देखिए तीसरी आई थी नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद, और इसमें नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन है और किसमें किसको अधिक शक्तिशाली माना गया है। तो ये 3 विचारधाराएं अपन ने पढ़ी है, तीनों को अच्छे से देखना है, समझना है। यानी इतना सा ही ध्यान रखना है बस, निश्चयवाद में प्रकृति अधिक शक्तिशाली है, संभववाद में मानव को अधिक शक्तिशाली माना गया, और नव निश्चयवाद या नव नीतिवाद में न तो मानव को अधिक शक्तिशाली माना गया न प्रकृति को अधिक शक्तिशाली माना गया, बल्कि दोनों के बीच का क्या है, मार्ग है। यानी दोनों ही क्या है, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। उसके बाद देखिए 1970 के दशक के बाद देखें, यानी जैसे जैसे मानव भूगोल का विकास हुआ 19वीं शताब्दी के बाद देखें, तो 1970 के बाद देखें तो नई और विचारधाराएं 2-3 सामने आई। एक तो मानवतावादी विचारधारा। देखिए मानवतावादी विचारधारा का संबंध क्या है, यानी मानवतावादी विचारधारा देखें तो इसको कल्याणपरक विचारधारा भी कहा जाता है। यानी लोगों की शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य से क्या इसका संबंध है, यानी मानव के लिए कल्याण करना, यानी मानव के कल्याण पर मतलब मानव के लिए अच्छे कल्याणकारी योजनाएं बनाना, शिक्षा की व्यवस्था करना, आवास उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। तो ये विचारधारा क्या कहलाती है, मानवतावादी या कल्याणपरक विचारधारा कहलाती है। यानी इसका संबंध क्या है, लोगों के कल्याण से है, ठीक है। यानी कई बार छोटा प्रश्न आता है 1 नंबर का कि मानवतावादी विचारधारा को किस विचारधारा के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी है, कल्याणपरक विचारधारा है, जो लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए क्या करती है, कार्य करती है। तो वो है कल्याणपरक विचारधारा, जिसमें लोगों मानवतावादी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास इनसे संबंधित जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, इसमें हल किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद दूसरी देखिए आमूलवादी या क्रांतिकारी विचारधारा।
यानी दूसरी जो विचारधारा सामने आई वो कौन सी आई थी? आमूलवादी या क्रांतिकारी विचारधारा सामने आई थी। और इसमें देखें तो जो निर्धनता है, जो गरीबी है, उसमें और असमानता को मिटाने के लिए जो कार्ल मार्क्स थे जर्मनी के, उसके सिद्धांत का अनुसरण किया गया था, उसको अपनाया गया था कि समाज में जो असमानता है, जो निर्धनता है, गरीबी है, उसको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। लोगों का कल्याण उस एक दृष्टि से देखा जाए तो लोगों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, निर्धनता है, तो इस प्रकार की जो समस्या है उनको क्या किया जाए? हल किया जाए। तो उसके लिए कौन सी विचारधारा सामने आई थी? आमूलवादी या क्रांतिकारी विचारधारा क्या आई थी? सामने आई थी। तो ये है अपनी दूसरी विचारधारा, आमूलवादी या क्रांतिकारी। और इसका संबंध क्या है? निर्धनता और जो सामाजिक असमानता है उसको दूर करने के लिए इसमें कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के थे, जो पढ़ा होगा आपने राजनीति विज्ञान में, उन्होंने जो सामाजिक भेदभाव था, असमानता थी, वर्ग संघर्ष, जो गरीब हितेश मजदूर, उनके लिए उन्होंने क्या किया था? बहुत ज़्यादा कार्य किया था। तो उसके सिद्धांत को इसमें क्या किया गया? अपनाया गया है। उसके बाद तीसरी विचारधारा देखिए 1970 के बाद जो आई वो है व्यवहारवादी। और व्यवहारवादी में देखें तो लोगों ने की विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ जैसे जातीयता है, मानव है, धर्म है, इस प्रकार के जो बिंदु थे उसके कल्याण के लिए इसमें बातें कही गई है। यानी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये जो बातें हैं इनको अपनाया गया और लोगों के व्यवहार परक जो है उस पर क्या दिया गया? ध्यान दिया गया है। तो ये 1970 के बाद क्या आई थी? नई विचारधाराओं का उदय हुआ था। एक मानवतावादी, कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, एक नंबर का प्रश्न इनसे पूछा जाएगा, या तो सीधा ही प्रश्न पूछ लेते कि 1970 के दशक के बाद दो नई विचारधाराओं का उदय, उनका क्या लिखिए? नाम लिखिए। तो केवल नाम ही लिखना है, मानवतावादी, आमूलवादी या व्यवहारवादी। या फिर ऐसे आ जाए कि मानवतावादी विचारधारा का संबंध किससे? तो लोगों के कल्याण से, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से, इसको कल्याणपरक विचारधारा कहते हैं। दूसरी है आमूलवादी या क्रांतिकारी विचारधारा, जिसमें सामाजिक असमानता और निर्धनता यानी जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था, जर्मनी के थे, उसके सिद्धांत का क्या किया गया? अनुसरण, यानी उसको अपनाया गया है। और तीसरा देखें तो क्या है? व्यवहारवादी है। और व्यवहारवादी में देखें तो क्या किया गया? प्रत्येक अनुभव के साथ मानव के जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर जो आधारित सामाजिक है भेदभाव, उसका लंबे समय तक लोगों को क्या करवाया जाए? बोध करवाया जाए, जानकारी करवाई जाए। तो ये थी 1970 के बाद की नई विचारधाराएं, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। तो ये विचारधाराएं सभी अच्छे से याद करनी, इनमें से कोई एक नंबर का प्रश्न आएगा। उसके बाद देखिए मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र दे रखे हैं। देखिए उप शाखाएं मान सकते हैं या इनको क्षेत्र कह सकते हैं। जैसे पहला है सामाजिक भूगोल, और सामाजिक भूगोल के भी देखें दो उप क्षेत्र और बताएं, एक व्यवहारवादी भूगोल है, एक सामाजिक कल्याण का भूगोल है। ठीक है, इसमें केवल नाम ही देखने, कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। यानी प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा कि मानव भूगोल के दो कोई क्षेत्रों के नाम लिखिए, या फिर सामाजिक भूगोल के क्या लिखिए? कोई उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो सामाजिक भूगोल के दो हो गए, एक तो कौन सा है? व्यवहारवादी भूगोल है, व्यवहार परक। दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल है, जो सामाजिक कल्याण के लिए क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। दूसरा देखें आर्थिक भूगोल है, आर्थिक मतलब आर्थिक जो गतिविधि है उनसे संबंधित भूगोल है, और इसमें संसाधन है, जैसे संसाधन जो भी मिट्टी, खनिज, इसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। ये भूगोल की बहुत मतलब आगे की उपशाखाएं हैं जो बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। मानव भूगोल की भी और उपशाखाएं मतलब विभाजन हो जाता है इसका। एक कृषि भूगोल है, जैसे कृषि के बारे में पूरे इसमें दिया जाता है, जो भी कृषि है, कृषि के बारे में विस्तार से समझाया गया है। राजनीतिक भूगोल है जैसे क्षेत्र, उसके दो क्षेत्र, एक निर्वाचन है, चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित है। एक सैन्य भूगोल है, सैनिकों से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, जो भी क्रियाकलाप है, उनसे संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वो किस में आते हैं? सैन्य भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ केवल इनके नाम ही आपको देखने, कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। या तो आएगा कि मानव भूगोल के दो क्षेत्रों क्या लिखिए? नाम लिखिए, या फिर मानव भूगोल के जैसे सामाजिक भूगोल के दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। इसमें और भी आर्थिक भूगोल में जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है, औद्योगिक विपणन का भूगोल है, ये सब आर्थिक भूगोल के क्षेत्र है। संसाधन भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया। और इसके अलावा देखें तो राजनीतिक भूगोल है जैसे, और राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन का भूगोल है और
सैन्य भूगोल है, तो वो क्या है, उप क्षेत्र है। उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। इस पाठ में मानव भूगोल का विकास दे रखा है, प्राचीन काल में क्या था, मध्यकाल में क्या था और आधुनिक काल में किस प्रकार से इसका विकास हुआ है धीरे धीरे। और इसके अलावा प्रमुख जो भूगोलवेत्ता हैं अलग अलग देशों के, जैसे अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के, उनके बारे में थोड़ी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज जो अपन ने पढ़ा है मानव भूगोल की जो विचारधारा है, इनको आप अच्छे से याद करना। निश्चयवाद, नियतिवाद क्या है, संभववाद क्या है, नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद क्या है। ठीक है, इनमें से निश्चित 1 नंबर का प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चयवाद या नियतिवाद में अपन ने पहले ही पढ़ा है, प्रकृति क्या अधिक शक्तिशाली मानी गई है, मानव और जो प्रकृति के संबंध है उनमें। और संभववाद में देखें तो मानव और जो प्रकृति के मध्य क्रियाकलाप या जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जो भी मानव यहाँ रहते हुए क्रियाकलाप करेगा, तो उसमें मानव को क्या रखा गया है, स्वतंत्र माना गया कि मानव क्या प्रकृति की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। और नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद में देखें तो इसमें न तो प्रकृति अधिक शक्तिशाली है, न मानव क्या है, अधिक शक्तिशाली है। दोनों क्या अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। और इनके प्रतिपादक आपको याद करने, नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद के रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल जो मानव भूगोल के जनक भी हैं। संभववाद के देखें तो फ्रांस के कौन थे, विडाल डी ला ब्लास हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आता है कई बार कि संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक का क्या लिखिए, नाम लिखिए। केवल 1 नंबर का प्रश्न आ गया तो सीधा नाम ध्यान रखना, विडाल डी ला ब्लास है। और नवनिश्चयवाद या नवनीतिवाद के देखें तो इसको रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रतिपादक हैं वो भी क्या रखने, आपको याद रखने, वो कौन है, अमेरिका के ग्रिफिथ टेलर है। और उसके बाद देखें तो 1970 के बाद की जो अपन ने विचारधाराएं पढ़ी उनमें भी ध्यान में रखना है। या तो छोटा प्रश्न आ गया कि 1970 के बाद की 2 मुख्य जो विचारधाराएं थी उसके बारे में केवल क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो उसमें मानवतावादी, आमूलवादी, क्रांतिकारी या व्यवहारवादी थी। और मानवतावादी क्या, लोगों के कल्याण से संबंधित है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास से संबंधित है। आमूलवादी या क्रांतिकारी देखें तो निर्धनता और सामाजिक असमानता का बंधन उसको समाप्त करने के लिए ये सिद्धांत अपनाया गया। और व्यवहारवादी देखें तो जाति, धर्म, समुदाय, इससे संबंधित जो भी लोगों के पक्ष है उनका लंबे समय तक जो सामाजिक वर्ग है उनका लोगों तक क्या करवाया जाए, बोध करवाया जाए, जानकारी करवाई जाए। तो वो इससे संबंधित है। और फिर अंत में आज अपन ने पढ़ा है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो इनके तो केवल नाम ही देखने। क्षेत्र में तो मुख्य सामाजिक भूगोल है, जैसे उप क्षेत्र में व्यवहारवादी भूगोल है, सामाजिक कल्याण का भूगोल है, जो सामाजिक भूगोल के क्या है, 2 क्षेत्र हैं। और आर्थिक भूगोल में देखें तो संसाधन का भूगोल है, कृषि का भूगोल है। और राजनीतिक भूगोल में देखें तो कौन सा है, निर्वाचन का भूगोल और सैन्य भूगोल है। यानी निर्वाचन में चुनाव से संबंधित जो भी गतिविधियाँ वो आती हैं। और सैन्य में जो सैनिक गतिविधियाँ हैं, सैनिकों के मानचित्र वगैरह है, जो भी नए GPS तकनीक वगैरह काम में लेते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, सैन्य भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद कल अपन मानव भूगोल का जो और विकास है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में किस प्रकार से मानव भूगोल का क्या हुआ है, विकास हुआ है। और उसके बाद जो प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं, चाहे अमेरिका के हो, ब्रिटेन के हो, फ्रांस के हो, उनके नाम दे रखे। तो उनमें से इन 2 भूगोलवेत्ताओं के कई बार क्या परीक्षा में नाम पूछ लेते हैं। जैसे अब की बार 1 नंबर का आया कि अमेरिका के 2 भूगोलवेत्ताओं के क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो वो आपको देखने हैं। तो ये पहले पार्ट से आपको शुरू करना। अगर आप पीछे छूट गए तो यहाँ से शुरू करना, क्योंकि दोबारा रिविजन से और बाद में आप रजिस्टर में नोट्स बना लेना। जिसने पहले लिख लिया उनको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल याद करना समझने के बाद। फिर भी समझ में न आए तो जब दोबारा स्कूल लगे तब आगे अपन दोबारा से पढ़ेंगे इनको। एक बार आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बार बार देखें और इनको समझने का क्या करें, प्रयास करें। फिर जो आपके पास किताब है उसको भी आप पढ़ने का प्रयास करें। और भी समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि किताब में थोड़ा क्या दे रखा है, इसको और विस्तार से दे रखा है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके बाद और अपन आगे पढ़ेंगे।